नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, आदाब। हमारे देश की राजनीति में आज़ादी के बाद से ही बहुत सारे ऐसे नेता हुए हैं, बहुत सारे ऐसे अलग अलग दलों के राजनेता जो दलगत राजनीति के आधार पर अपनी पहचान को स्थापित नहीं करते थे। उनके संबंध सभी दलों के राजनेताओं से बहुत अच्छे होते थे। आप कह सकते हैं कि ऐसे नेता जिनकी पहचान उत्तेजना से, शोर से और टकराव से नहीं बल्कि संयम से, संवाद से और संतुलन से बनती है। ऐसे बहुत से नेताओं में आप नाम ले सकते हैं। सबसे पहला नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी का। अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ से जुड़े, आरएसएस से जुड़े व्यक्ति थे, लेकिन उनके संबंध सभी विपक्षी दलों के नेताओं के साथ बेहद सौहार्दपूर्ण। हम सुनते थे जब वो प्रधानमंत्री थे कि अटल जी विपक्षी नेताओं का ज़्यादा काम करते हैं, उनकी समस्याओं को ज़्यादा त्वरित गति से हल करते हैं बनस्पत भाजपा के। ऐसे ही एक नाम पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर का है। चंद्रशेखर भी सर्वदल प्रिय नेता थे, सब लोगों के प्रिय थे, खांटी समाजवादी थे, लेकिन उनकी मित्रता हर एक दल के, हर एक राजनीतिक दल के नेताओं के साथ थी। वे भी कट्टरपंथी नहीं थे। बहुत सारे ऐसे नाम हैं। राजीव गांधी ऐसे ही नेता थे। राजीव जी ने जब जब देश पर संकट आया तब विपक्षी दलों के साथ संवाद किया। उन्होंने अटल जी को विदेश भेजा भारत का पक्ष रखने के लिए। सारे किस्से आपको पता हैं। नारायण दत्त तिवारी ऐसे नेता थे जिनके मित्र हर एक दलों में थे। ऐसे ही एक नेता इन दिनों चर्चा में हैं, राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह लंबे समय तक इसी परंपरा के नेता माने जाते रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहते राजनाथ सिंह कभी भी ऐसे किसी भी प्रकरण में नहीं फंसे जहां पर ऐसा लगे कि वे कट्टरपंथी विचारधारा का समर्थन करते हैं। केंद्र में उन्होंने बड़े मंत्रालय संभाले, भाजपा के केंद्रीय अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, लेकिन राजनाथ जी ने कभी भी उग्र भाषा, आक्रामक सांप्रदायिक राजनीति या इतिहास के साथ छेड़छाड़ का प्रयास नहीं किया। आप कह सकते हैं भाजपा के संदर्भ में कि वे अटल बिहारी वाजपेयी जी की परंपरा के नेता हैं, जहां राजनीतिक विरोध भी शालीनता से प्रकट किया जाता है, व्यक्त किया जाता है, जहां असहमति मर्यादा नहीं तोड़ती है। लेकिन बाबरी मस्जिद और पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर दिया गया उनका हालिया बयान उनकी इस पूरी छवि को ध्वस्त कर देता है। ऐसा क्यों? क्या माना जाए कुछ मजबूरियां होंगी जिसके कारण राजनाथ सिंह भी बदलने लगे हैं या बदल गए हैं? राजनाथ जी ने यह कहकर कि पंडित नेहरू सरकारी पैसे से बाबरी मस्जिद का पुनर्निर्माण कराना चाहते थे, केवल एक राजनीतिक टिप्पणी नहीं की, बल्कि स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री, ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी धर्मनिरपेक्षता पर कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है, उनकी सोच पर और उनके निर्णयों पर सीधा आरोप लगा डाला, और वो आरोप भी बगैर किसी तथ्य के, बगैर किसी तर्क के। उनके अपने बयान के समर्थन में उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की बेटी मणि बहन की डायरी का एक हवाला दिया है। बयान सामने आते ही कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मणि बहन की गुजराती में लिखी गई मूल डायरी के अंश सार्वजनिक कर दिए, जिससे यह साफ हो गया कि उसमें कहीं भी नेहरू द्वारा मस्जिद के पुनर्निर्माण या सरकारी खर्च की कोई बात दर्ज ही नहीं है। अब यह बड़ा संकट आ गया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में सेकंड नंबर के नेता, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गलत बात कही तो उसको ढका कैसे जाए। तो मैदान में उतरा दैनिक जागरण, हिंदी अखबार जो पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लिखने के लिए या दक्षिणपंथी सोच को बढ़ावा देने के लिए जाना जाता है। दैनिक जागरण में अनंत विजय साहब का एक लेख प्रकाशित हुआ। अनंत विजय हिंदी साहित्य के व्यक्ति भी हैं, लेकिन पूरी तरह दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए हैं। उन्होंने हवाला दिया एक अंग्रेजी डायरी का, मणि बहन की एक अंग्रेजी डायरी का, और यह दावा किया कि 20 सितंबर 1950 को नेहरू और पटेल के बीच बातचीत हुई थी। मणि बहन के हवाले से उन्होंने कहा, अंग्रेजी वाली डायरी का हवाला देते हुए, कि पटेल ने नेहरू को सरकारी पैसे से मस्जिद बनवाने से रोका था। इस लेख का शीर्षक है नेहरू का बाबर पर प्रेम।
गौर कीजिएगा। नेहरू का बाबर पर प्रेम, लेखक हैं अनंत विजय साहब। यह शीर्षक अपने आप में से इस पूरी कवायद की मानसिकता को उजागर करता है। यहीं से साफ हो जाता है कि यह विवाद तथ्यों पर आधारित नहीं है, बल्कि गढ़े हुए पॉलिटिकल नैरेटिव को अब स्थापित करने का एक प्रयास है। असलियत लेकिन दोस्तों इससे पूरी तरह अलग है। इतिहास का अध्ययन जरूरी हो जाता है जब इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाकर किसी की भी छवि को ध्वस्त करने का कोई भी प्रयास करे। दुख इस बात का है कि सोशल मीडिया के ज़माने में, रील्स के ज़माने में, खबरों की आपाधापी बॉम्बार्डमेंट के युग में कोई भी पढ़ने का प्रयास नहीं करता है। दिसंबर 1949 में जब अयोध्या की बाबरी मस्जिद में मूर्तियां रखी गई थीं, तब के दस्तावेजों का अध्ययन कीजिए। देश के उस समय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत ने और प्रदेश के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने, उत्तर प्रदेश के, इन सब ने प्रयास किया था कि इसको सांप्रदायिक ना होने दिया जाए। जो मूर्तियां रखी गईं, ये भी नैरेटिव बनाया जाता है कि मूर्तियां अचानक प्रकट हो गई थी। ये मूर्तियां एक शरारत करके रखी गई थी। स्मरण रहे वो दौर था जब देश विभाजन की त्रासदी से, शरणार्थियों के आवागमन से और सांप्रदायिक तनाव से त्रस्त था। नेहरू ने तब साफ निर्देश दिया था कि मस्जिद में रखी गई मूर्तियों को तत्काल हटाया जाए और यथास्थिति बहाल की जाए। पंडित गोविंद बल्लभ पंत और नेहरू के बीच का संवाद जो सारे नेशनल अभिगारों में दर्ज है, लाइब्रेरीज में मौजूद है, उसे पढ़िए। अयोध्या के जिला अधिकारी तब एक नायर साहब थे, जिन्होंने यह कहते हुए मूर्ति हटाने का विरोध किया कि इससे कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ जाएगी। यानी पंडित नेहरू की मंशा जो यथास्थिति बनाए रखने की थी, उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया जिला अधिकारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नायर ने। इसी दौर में फैजाबाद जिला कांग्रेस के मंत्री थे अक्षय ब्रह्मचारी। उनका नाम बड़ा चर्चा में आया। वे कट्टर गांधीवादी थे, सांप्रदायिक सौहार्द में गहरी आस्था रखते थे। उन्होंने तब साफ कहा कि मस्जिद का रिस्टोरेशन होना चाहिए, यानी कि मस्जिद का पुनर्निर्माण या उसको सही करना चाहिए और मूर्तियों को हटाकर 1949 से पहले की स्थिति बहाल करनी चाहिए। ये रिस्टोरेशन शब्द बाद में कथित अंग्रेजी डायरी में जो मणि बहन की है, उसमें रिकंस्ट्रक्शन यानी पुनर्निर्माण में बदल दिया गया। रेस्टोरेशन यानी 1949 में जब मूर्तियां रखी गई दिसंबर में, उनको हटाएं और पुरानी स्थिति को बहाल करें, और रिकंस्ट्रक्शन पुनर्निर्माण, ये छेड़छाड़ की गई। वास्तविकता ये कि मस्जिद पहले से मौजूद थी तो पुनर्निर्माण का कोई प्रश्न ही नहीं था। वहाँ पर ना तो नमाज अता की जाती थी, ना कोई पूजा तब होती थी। जनवरी 1950 में अक्षय ब्रह्मचारी ने आमरण अनशन तक शुरू कर दिया। उत्तर प्रदेश के गृह मंत्री लाल बहादुर शास्त्री और मुख्यमंत्री गोविंद बल्लभ पंत के आश्वासन पर उन्होंने 2 या 3 दिन बाद अपना अनशन तोड़ दिया था। लेकिन जब महीनों तक कोई भी कदम नहीं उठाया गया मूर्तियों को हटाने का, तो वे जुलाई 1950 में दिल्ली पहुंचे और उन्होंने नेहरू जी से सीधे मुलाकात की। नेहरू जी ने इस प्रकरण पर पंत और शास्त्री को लंबा पत्र लिखा। गांधी जी के सहयोगी रहे हैं एक केजी मशरूवाला। वे लगातार नवजीवन अखबार में, नेशनल हेराल्ड के हिंदी वर्जन में लेख लिखकर सरकारों पर दबाव बनाते रहे कि मूर्तियां हटाइए और पुरानी स्थिति को बहाल कीजिए। और इस दौरान जो कट्टरपंथी हिंदू थे, उन्होंने अयोध्या में अक्षय ब्रह्मचारी के घर पर हमले किए, उनके साथ बदतमीजी की और उन्हें इतना डराया धमकाया कि उन्हें अयोध्या छोड़ना पड़ा था। 20 अगस्त 1950 को वो लखनऊ में कांग्रेस कार्यालय के बाहर दोबारा आमरण अनशन पर बैठ गए थे। यह सिलसिला पूरे 32 दिन चला। उत्तर प्रदेश विधानसभा पर इस मुद्दे पर बार बार चर्चा हुई और अंततः 22 सितंबर 1950 को मशरूवाला और विनोबा भावे ने उनका अनशन तुड़वाया। बाद में अक्षय ब्रह्मचारी ने स्पष्ट कहा था कि उन्हें यह आश्वासन लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था कि मस्जिद का रेस्टोरेशन कराया जाएगा, यानी कि मूर्तियों को हटाकर पुरानी स्थिति बहाल कर दी जाएगी। ये वायदा शास्त्री जी का था, नेहरू का नहीं था, और पुनर्निर्माण का नहीं था, बल्कि यथास्थिति बहाल करने का था।
20 सितंबर 1950 को नासिक में कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था। वहीं पर सरदार पटेल और गोविंद बल्लभ पंत के बीच बातचीत हुई। गुजरात डायरी, जिसका गलत तरीके से जिक्र छेड़छाड़ करते हुए जिक्र किया गया, वो भी राजनाथ सिंह जैसे व्यक्ति द्वारा, कि पटेल, उस डायरी में ये दर्ज है कि पटेल ने पंत से कहा कि विधानसभा में आपने जो वक्तव्य दिया है उसका पर्चा छपवाइए। उस जमाने में रील्स नहीं होती थी, सोशल मीडिया नहीं था, तो ये कहा गया कि पर्चा छपवाकर जनता तक पहुंचाइए ताकि कोई भ्रम न फैले। लेकिन अंग्रेजी संस्करण में इस बातचीत को बदला गया। पंत की जगह नेहरू जी का नाम डाल दिया गया और रेस्टोरेशन को रिकंस्ट्रक्शन बना दिया गया। और यहीं से इतिहास की बुनियाद से छेड़छाड़ की शुरुआत हुई, जिसके घालमेल में हमारे बेचारे भले से राजनाथ सिंह जी अब फंस गए हैं। अब मैं राजनाथ सिंह जी पर वापस लौटता हूँ। 25 वर्ष उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझा है, उत्तर प्रदेश में पत्रकारिता की है, तो राजनाथ सिंह पर बहुत कुछ बोला जा सकता है। प्रश्न उठता है, जब इतने स्पष्ट दस्तावेज और तथ्य मौजूद हैं, जब मूल गुजराती डायरी मौजूद है, जब अक्षय ब्रह्मचारी का सार्वजनिक बयान मौजूद है, तब राजनाथ सिंह जैसे एक वरिष्ठ राजनेता का इस तरह का बयान क्यों? या तो यह गंभीर राजनीतिक लापरवाही उनसे हो गई, या फिर वे बेचारे भी जानबूझकर गढ़े जा रहे नैरेटिव्स का हिस्सा बन गए हैं। जो राजनाथ सिंह को समझते हैं, जो उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं, वे जानते हैं कि राजनाथ सिंह जी की छवि उनके संतुलनवादी व्यवहार से ही बनी है। बाबरी विध्वंस के बाद कट्टर हिंदुत्व की पहचान बन चुके कल्याण सिंह को, जो तत्कालीन मुख्यमंत्री 6 दिसंबर 1992 में उत्तर प्रदेश के, उनको भाजपा ने नवंबर 1999 में मुख्यमंत्री पद से हटा दिया था। बीच के समय में जब बाबरी मस्जिद का विध्वंस हुआ, उसके बाद इनकी उत्तर प्रदेश सरकार बर्खास्त कर दी गई थी। बाद में जब सरकार लौटी, कल्याण सिंह ही मुख्यमंत्री बने और उसके बाद वो बागी तेवर अपनाने लगे। आप कह सकते हैं उनको अहंकार हो गया था, वो अपने आप को अटल जी से भी ज़्यादा बड़ा हिंदुत्ववादी नेता मानने लगे थे। बहरहाल वो एक अलग प्रसंग है। उनको हटाया गया नवंबर 1999 में और प्रदेश की कमान राम प्रकाश गुप्ता जी के हाथ में सौंप दी गई। एक बड़े पुराने भाजपाई नेता थे, बड़े सरल व्यक्ति थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने की काबिलियत उनमें नहीं थी, बहुत भुलक्कड़ थे। उन दिनों नाना प्रकार के किस्से राम प्रकाश जी के बारे में घूमते थे। मेरे एक दोस्त जो उत्तर प्रदेश के कांग्रेसी मुख्यमंत्री के बेटे, उस समय एमएलए थे बीजेपी से, पिता कांग्रेसी थे, बेटा सत्ता की चाह में भाजपा में चले गया था और राम प्रकाश गुप्ता जी की सरकार में वे मुख्यमंत्री कार्यालय से अटैच राज्य मंत्री थे। तो उन्होंने मुझे किस्सा एक बार बताया था कि वो राम प्रकाश गुप्ता के साथ चल रहे थे जनता दरबार में और अचानक राम प्रकाश गुप्ता ने उन्हीं से प्रश्न पूछ लिया कि भाई आपका क्या काम है। कहने का मतलब ये कि राम प्रकाश गुप्ता जी स्वस्थ नहीं थे, भुलक्कड़ थे। उनको फिर हटाया गया क्योंकि प्रदेश में बड़ी गुटबाजी होने लगी थी, सत्ता संघर्ष चलने लगा था, प्रशासनिक अस्थिरता आ गई थी और 28 अक्टूबर 2000 को राजनाथ सिंह जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया गया। यह केवल सत्ता परिवर्तन नहीं था बल्कि एक राजनीतिक संदेश भी था। एक घनघोर हिंदुत्ववादी छवि वाले मुख्यमंत्री को हटाकर और फिर असफल सरकार के बाद, असफल मुख्यमंत्री राम प्रकाश गुप्ता जी के बाद राजनाथ सिंह को अपेक्षाकृत संतुलन, संवाद और प्रशासनिक स्थिरता का चेहरा बनाकर बीजेपी ने पेश किया था। जो लोग उस दौर को जानते हैं और याद करते हैं वो मेरी इस कथन से सहमत होंगे कि अल्पसंख्यक समाज ने भी उस दौर में राहत की सांस ली थी, क्योंकि राजनाथ सिंह जी मुख्यमंत्री बन गए थे और राजनाथ सिंह कतई भी कट्टरपंथी नहीं है। राजनाथ सिंह का मुख्यमंत्रित्व काल बेहद शांत और गैर विवादास्पद रहा। वे खुलकर किसी भी उग्र हिंदुत्ववादी एजेंडे के प्रति कभी नहीं बने। यही वजह है कि उन्हें भाजपा की उस पीढ़ी से जोड़ा जाता है जो अटल और आडवाणी की दो धाराओं के बीच संतुलन साधती थी। लेकिन आज वही राजनाथ सिंह जब बाबरी मस्जिद और नेहरू को लेकर इस विवादित नैरेटिव का हिस्सा बनते दिखाई देते हैं, जिसे दस्तावेजी प्रमाण झूठा साबित कर चुके हैं, तो यह बदलाव केवल राजनीतिक नहीं, या तो वैचारिक लगता है या किसी मजबूरी में उठाया गया कदम लगता है। आज की भाजपा में सबसे सुरक्षित राजनीति क्या है जिससे आपका पद बना रह सके, आप सुरक्षित रह सके राजनीतिक दृष्टि से? वो है नेहरू का विरोध। हर ऐतिहासिक विवाद की जड़ में नेहरू को खड़ा कर देना एक स्थापित रणनीति वर्तमान सत्ता की बन चुकी है।
लेकिन जब ये काम राजनाथ सिंह जैसे नेता के जरिए होता है जिसकी पहचान मर्यादा, संतुलन और संवाद रही हो, तब निराशा ज़्यादा गहरी हो जाती है। दैनिक जागरण जैसे बड़े अखबार द्वारा नेहरू का बाबर पर प्रेम जैसे शीर्षक देना और फिर उस नैरेटिव को सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनाथ सिंह जैसे मंत्री द्वारा सार्वजनिक मंच पर दोहराना, यह दिखाता है कि पत्रकारिता और राजनीति दोनों अब सच के साथ नहीं, सुविधा के साथ खड़े हो चले हैं। बाबरी मस्जिद भारत के लोकतंत्र की सबसे संवेदनशील, दर्दनाक और जटिल घटनाओं में से एक है। बाबरी मस्जिद का विध्वंस, उस पर झूठा इतिहास गढ़ना केवल अतीत से धोखा नहीं है, ये वर्तमान से और भविष्य से दोनों के साथ छल है। राजनाथ जी का यह बयान इसी छल की राजनीति का एक हिस्सा बनता मुझे नजर आता है। यही वो बिंदु है जब आज के ये सवाल किसी व्यक्तिगत आलोचना का नहीं बल्कि सार्वजनिक चिंता का रूप ले चुके हैं। मेरा प्रश्न वही है और आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं कि राजनाथ सिंह बदल गए और बदले हैं तो क्यों बदले हैं। धन्यवाद।